हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम जो होते हैं वो एक पाउच के समान संरचना होती है जो कि कोशिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर कई सारे पाउचेस के रूप में संरचनाएं देखने को मिलती है। इन पाउचेस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनकी वजह से इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है और इनकी पीएच जो होती है वो 4.5 से 5 तक इनकी पीएच होती है। 4.5 से 5 तक इनकी पीएच होती है, जिससे इनका जो मीडियम होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो लाइसोसोम जो होता है वो मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है डाइजेशन। मेनली ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसका डाइजेशन करवाते हैं? तो ये सेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कोशिका का डाइजेशन करवाते हैं, इसलिए ये किसमें हेल्प करते हैं? सेल्यूलर डाइजेशन में मदद करते हैं। अगर बात आती है कि लाइसोसोम है ये होते कैसे हैं, तो लाइसोसोम जो होते हैं एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है और इसकी खोज की बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज थी वो डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसकी जो डिटेल स्टडी जो है वो किसने की थी, तो नोविकॉफ नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिटेल में स्टडी करी थी। नोविकॉफ ने ही गर्ल सिस्टम के बारे में बताया जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो गर्ल सिस्टम वाली जो क्लास है उस क्लास का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि देखो ये पाउच के समान संरचना होती है। एक कोशिका के अंदर एक छोटा सा सिंगल मेम्ब्रेन वाला पाउच है और इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई और इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स और ये प्रोटीन्स देखने को मिल रही है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरह से यहाँ पे एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह, और ये इसकी मेम्ब्रेन देखने को मिल रही जो कि सिंगल मेम्ब्रेन। चलिए नोट्स में देखते हैं। तो लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक शब्द है लाइसो और एक शब्द है सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जो कि ऐसी संरचना, ऐसी बॉडी जो कि सेल के डाइजेशन में मदद करती है, उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि लाइसोसोम की खोज कब हुई थी, तो 1955 के अंदर डी दुवे नामक साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की खोज करी थी। लाइसोसोम के अंदर इन्होंने देखा कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है और इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्होंने इसे लाइसोसोम बोल दिया। फिर नेविकोफ आए थे जिन्होंने इसका डिटेल स्टडी करा था। नोट्स में पढ़ते हैं। लाइसोसोम दो शब्दों लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव एवं सोमा का मतलब होता है बॉडी से मिलकर बना हुआ, जिसका संयुक्त अर्थ लयन काय। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? लाइसोसोम को लयन काय कह सकते हैं, लयन काय के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम की खोज व इसके नामकरण का श्रेय डी डुवे को है। कब आए थे? 1955 के अंदर। इन संरचनाओं में डाइजेस्टिव एंजाइम के भरे होने के कारण यह नाम दिया गया था। इस संरचना के अंदर बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? लाइसोसोम बोल दिया। अब यहाँ पे इसका अच्छे से हम स्ट्रक्चर को देखें तो देखें कि लाइसोसोम जो होते हैं वो कौन सी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बात करें हम सेल की, तो सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका।
सेल के दो ही टाइप होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो होगा वो नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। उसके अलावा जैसे कि हम कुछ प्लांट्स की बात करें, लोअर प्लांट्स जैसे कि लोअर प्लांट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो अपनी एल्गी आ जाएगी, स्लाइम मोड्स आ जाएंगे और फंजाई। एल्गी, स्लाइम मोड्स और फंजाई के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब हमें यहाँ पे संरचना की देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई इनके पास ये देखो एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन, और इस पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे होते हैं और अंदर की तरफ इसका मैट्रिक्स होता है, ये है इसका मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर लिक्विड सदृश जेली लाइक पदार्थ भरा रहता है। उसी के बीच में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरपूर रूप से भरे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फंजाई, एल्गी व स्लाइम मोड्स में भी इनकी उपस्थिति पाई गई है, इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे हम इसके अल्ट्रा संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो देखिए लाइसोसोम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल से, ये पूरी इसकी मेम्ब्रेन है, ये है वाली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे कई सारे जैसे कि आयन चैनल ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, स्नार्स लगे हुए हैं, शुगर ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, फिर सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर थ्रेटरिंग फैक्टर्स लगे हुए हैं, स्मॉल जीटीपीएस लगा हुआ है, ये सेल सिग्नलिंग में मदद करता है जीटीपीएस। उसके यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, प्रोटॉन पंप, जो कि वी एटीपीएस टाइप का है। वी का मतलब होता है वैक्यूल्स के ऊपर पाए जाने वाले जो पंप होते हैं उनको वी टाइप का पंप बोलते हैं। और लाइसोसोम भी एक वैक्यूल की जैसी संरचना होती है जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और मैट्रिक्स के बाहर एक झिल्ली होती है और उस झिल्ली मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो या चाहे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो, अपघटनकारी एंजाइम्स हो, तो बहुत सारे एंजाइम्स प्लस प्रोटीन भरे होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर एक एटीपी का खर्च किया जाता है और एटीपी को एडीपी के अंदर तोड़ दिया जाता है और एक हाइड्रोजन जो होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वो अंदर की तरफ मूव करता है। उसके अलावा यहाँ पर लैंप्स लगे हुए हैं, मोटर एडेप्टर्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर एमिनो एसिड्स बनते हैं और वो एमिनो एसिड जो होते हैं वो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आगे जाकर लाइसोसोम में आकर अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोसाइड बना लेगा, और जो बना हुआ न्यूक्लियोसाइड जो होगा उसको लाइसोसोम से वापस से बाहर निकाला जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो ट्रांसपोर्टर होंगे उसी की सहायता से वो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मेम्ब्रेन को विभेदित करते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। फिर हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइजिस लगे होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल अगर पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोशिका के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ आया उसका पाचन होगा और पाचन होने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स है तो कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो उसके कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टर की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से कई सारे इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे ट्रांसपोर्टर्स, कई सारे सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स और आयन चैनल्स, स्नार्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, प्रोटॉन पंप देखने को मिलते हैं, जिससे कि इसकी जो एसिडिक पीएच है जो बनी रहती है। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइसोसोम के एसिडिक पीएच क्यों बनी रहती है तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि लाइसोसोम के ऊपर हाइड्रोजन या प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी पीएच एसिडिक बनी रहती है। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम की पीएच होती कितनी है। लाइसोसोम की पीएच जो होती है 4.5 से 5 तक होती है और इसमें कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है, 0.5 mm तक होती है। ये लाइसोसोम
की क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, इसका मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ये वाली जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। ल्यूमन के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स जो होता है एक जेल सदृश स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंजाइम एक्टिवेटर भी पाए जा सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं, कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सूक्ष्म कलाबद्ध गोलाकार या अन्य आकृतियों की साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी अपने डायग्राम में देखा, ये गोलाकार संरचना है, एकल कला वाला है, और इसकी जो नेचर है वो कैसी, साइटोप्लाज्मिक है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। इसका परिमाप 0.25 से 0.80 माइक्रोन तक होता है। ये लाइसोसोम का जो पूरा यहां से लगाकर यहां तक की जो सरफेस है वो कितनी हो सकती है, 0.25 से लगाकर 0.80 माइक्रोन होता है। लाइसोसोम का स्वरूप कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर रहता है। जिस तरह से कोशिकाएं देखने को मिलेगी एक्टिव स्टेज में, वैसे वैसे लाइसोसोम की जो संरचना है वो चेंज होती जाएगी। इनकी आकृति, घनत्व एवं परिमाप में विविधता होने के कारण इनको पहचानना कठिन होता है। लाइसोसोम को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इनका जो आकृति, घनत्व और परिमाप होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर। फिर बातें हैं, और कोशिका की जो अलग अलग स्टेजेस चल रही होती है उसमें भी लाइसोसोम अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें यह गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है। एकल इकाई कलाबद्ध संरचना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके भीतर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। अभी जिसे हमने डायग्राम में देखा था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही पिक्चर था, जिसके अंदर हमने इस तरह से हमने एक सिंगल मेम्ब्रेन देखी थी और उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ देखा था, और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या देखे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंस होते हुए देखे थे। फिर बात करती है, इनकी कला लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है, इसमें लिपिड भी है प्लस क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में लिपिड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। लिपोप्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। इनकी कला लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम व साइटोप्लाज्म के मध्य अवरोध के रूप में उपस्थित रहती है। इस बात को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर यहाँ पर इसका क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। बीच में यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम है, और लाइसोसोम के अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब देखें कि जैसे यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म जो है उसके बीच में, यहाँ पे सब जगह साइटोप्लाज्म है, और लाइसोसोम की ल्यूमन के बीच में क्या आ रहा है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन आ रही है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन आ रही है, जो कि इन दोनों के बीच में एक बैरियर के रूप में काम करे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम ना तो लाइसोसोम की ल्यूमन को पार करके बाहर आ सकते, ना साइटोप्लाज्म जो होगा वो इसके अंदर प्रवेश कर सकता है बिना किसी ट्रांसपोर्टर के। अगर किसी भी एंजाइम को या लाइसोसोम के अंदर से किसी मॉलिक्यूल को बाहर निकलना होगा तो उसकी मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर होंगे उन्हीं की सहायता से वो बाहर निकल सकता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कभी भी लाइसोसोम के अंदर नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम के बीच में बैरियर का काम करती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इस कला के फट जाने पर लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका का पाचन कर इसे नष्ट कर देते हैं।
अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट जाती है तो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो क्या करेंगे, कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कोशिका का क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कोशिका जो होगी वो मर जाएगी या फिर नष्ट हो जाएगी। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बेग के नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को खा जाता है या नष्ट कर देता है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। लाइसोसोम की कला अन्य कोशिकाओं की कलाओं से अलग होती है। इसकी इकाई कला में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है कि यह कोशिका की अन्य कलाओं अदर मेम्ब्रेन से सुगमता से संयुक्त हो जाती है। जैसे कि ये हमारा पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंतर्वलन किया, ये बनाया इसने फेकोसोम या पिनोसोम्स, और ये पिनोसोम जाके किससे फ्यूज हो रहे हैं, लाइसोसोम से फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो लाइसोसोम से फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि देखा जाए कि इसकी जो मेम्ब्रेन है और इसकी जो मेम्ब्रेन है इससे ये आसानी से संयुक्त हो सकता है अपनी मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन में ऐसा गुण है कि ये दूसरों की मेम्ब्रेन से इजीली फ्यूज्ड हो जाए। जैसे कि अपने गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से क्या बनते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम भी सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम और जो फेगोसोम्स होता है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उससे वो एक जैसी होती है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन देखने को मिले, चाहे वो वैक्यूलर हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो, या चाहे किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, उससे इसकी बहुत ही ज्यादा फ्यूज होने की समानताएं देखने को मिलती है। जबकि बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके पास ऐसा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल कैरेक्टर हो जाएगा। इसकी कला इसके भीतर भरे हुए एंजाइम तथा अन्य पदार्थों के प्रति अपारगम्य इम्परमेबल होती है। वो किसी भी चीज पदार्थ के लिए परमेबल नहीं होती है। अतः इन एंजाइम्स का विमुक्तन साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम के फटने से होता है। अगर हमें लाइसोसोम के एंजाइम्स को बाहर निकालना है साइटोप्लाज्म के अंदर तो इसकी मेम्ब्रेन के फटने पर ही लाइसोसोम के एंजाइम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर परमेबिलिटी नहीं है। आयन चैनल लगे हैं, प्रोटॉन चैनल लगे हुए हैं, सेल सिग्नलिंग के कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, पर इन एंजाइम को ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी साधन इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और तीसरा होता है टर्सरी लाइसोसोम, और चौथा होता है ऑटो लाइसोसोम। इस टर्सरी लाइसोसोम को रेड्यूसिबल बॉडी कहते हैं, ऑटो लाइसोसोम को ऑटोफेजिक व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं कि लाइसोसोम की टाइप कैसे होती है और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो गोल्जी बॉडी जो होते हैं, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्न से बडिंग होती है, बडिंग से छोटी छोटी वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और वेसिकल फ्यूज होकर प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आए हुए फेगोसोम से फ्यूज्ड होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है वो आगे जाकर रीऑब्जर्वेशन करके रिड्यूसिबल लाइसोसोम या रिड्यूसिबल बॉडी का फॉर्मेशन करती है या फिर टर्सरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोलाइसिस की क्रिया करके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ जुड़कर ऑटोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हमें लाइसोसोम के द्वारा लाइसोसोम के फॉर्मेशन देखने को मिलता है अलग अलग टाइप के। तो चारों प्रकार के लाइसोसोम यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें जब जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं। या तो एंडोसाइटोसिस के अगर कोई मॉलिक्यूल शरीर के अंदर आते हैं वो फेगोसोम, और वो किस में बदल जाते हैं,
सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर। ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, रेड्यूसिबल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और ये रेड्यूसिबल बॉडी जो होती है एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक कर सारे जो अपचित पदार्थ होता है उसको कोशिका से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से लाइसोसोम पाचन सेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है। लाइसोसोम किस तरह से सेल्यूलर डाइजेशन में मदद करता है और इसका क्या क्या फंक्शन है वो हम लाइसोसोम के फंक्शन के अंदर कवर करेंगे। अभी हम टाइप की बात करते हैं। तो 4 टाइप थे लाइसोसोम के। टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेड्यूसिबल बॉडी या टर्शियरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक वेक्यूल्स या ऑटोलाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम, सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी से सबसे पहले लाइसोसोम में कौन से बनते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं। सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं, ये नवजात होते हैं। पहले पहले बनेंगे तो कैसे होंगे? नवजात होंगे, क्योंकि इनका निर्माण सीधे ईआर से या इनडायरेक्ट रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मुकुलन बडिंग द्वारा होता है। या तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से हो जाए या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मुकुलन या बडिंग के द्वारा होते हैं। ये अधिकतर संचयनकारी कण कहलाते हैं क्योंकि इसमें भरे एंजाइम का पूर्व में उपयोग नहीं हुआ होता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो अभी तक यूज में नहीं आए हैं, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं? संचयनकारी कण या फिर स्टोरेज मॉलिक्यूल के नाम से जान भी सकते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम, इन्हें फेगोसोम भी कहा जा सकता है या फेगोलाइसोसोम भी कहा जा सकता है। टेट्रोफेगोसोम या पाचक रसधानी डाइजेस्टिव वेक्यूल्स भी कहते हैं। इनका निर्माण जीवध्रुवीय कला से फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा होता है। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होती है थोड़ा सा हम समझते हैं। ये है हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर कोई सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड पार्टिकल है, और यहाँ पर कोई लिक्विड फूड पार्टिकल है, लिक्विड फूड पार्टिकल है, इस सॉलिड फूड पार्टिकल के द्वारा उसका अंतःकरण करा और यहाँ पर एक वेक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसोम बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इस लिक्विड पार्टिकल का अंतःग्रहण किया गया, इनग्लब किया गया, और एक वेक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इससे हम क्या कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिनोसोम कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस मैंने डिटेल में स्टडी करवा रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन क्रियाओं के दौरान भोजन के ठोस कणों सॉलिड पार्टिकल के चारों ओर कोशिका बन जाती है, मतलब एक झिल्ली बना लेते हैं, और वो किस फॉर्म में आ जाती है? फेगोसोम के फॉर्म में आ जाती है। इन कणों को फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम तथा प्राइमरी लाइसोसोम मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये फेगोसोम बना और प्लस हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है जिसके अंदर कई सारे एंजाइम्स जुड़े हुए हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसमें प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम फेगोसोम के भोजन कणों का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए वो हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं भोजन के। सेकेंडरी लाइसोसोम का मुख्य कार्य द्विजातीय बाह्य पदार्थों फॉरिजन एक्सटर्नल सब्सटेंस व कोशिकीय पदार्थों सेल्यूलर मैटर का पाचन करना होता है। कैसे ऐसा होता है? जैसे कि ये यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल बाइंड हो गया, फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया हुई जिससे कि क्या बना? फेगोसोम, और एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये प्राइमरी लाइसोसोम आकर इससे जुड़ गए और जुड़कर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं, और सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा वापस से रेड्यूसिबल बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने देख लिया। अब आते हैं अवशिष्ट पिंड रेड्यूसिबल बॉडीज, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इन्हें ऊर्ध्वाधर लाइसोसोम, लेट लाइसोसोम भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम को अपशिष्ट पिंड रेड्यूसिबल बॉडी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर पाचन होता है, और जो अपचित
जो अनडाइजेस्टेड भोज्य पदार्थ युक्त जो लाइसोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसल बॉडी के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कोशिका में बढ़ती है तो यह जीव का काल प्रभावन बताती है। जैसे जैसे इनकी संख्या कोशिका के अंदर इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये बताएगी कि जो प्राणी है उसका जीवन काल कितना प्रभावित होता है। फिर आते हैं स्वतः भक्षी रिक्तिकाएं, ऑटोफेजिक वेक्टर्स। लाइसोसोम का चौथा प्रकार कौन सा है, ऑटोफेजिक वेक्टर्स या फिर ऑटोलाइसोसोम इसको कहते हैं। इन्हें स्वतः फेगोसोम या स्वतः लाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम भी कहा जाता है। अशन काल में इनकी अधिकता होती है। इनका कार्य कोशिका के विभिन्न अंगों का पाचन करना है। जैसे ही लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और सारे एंजाइम जो होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाते हैं, तब सेल ऑर्गेनेल्स का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑटोलाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम द्वारा स्वयं की कोशिका के अंगों का पाचन को स्वतः भक्षण ऑटोफेजिक कहा जाता है। ये खुद की कोशिका के अंगों का पाचन करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑटोफेगी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम आदि का भक्षण कर लेते हैं। कोशिका के अंदर अन्य जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका खुद का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑटोफेजिक वेक्टर्स, ऑटोफेगी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं लाइसोसोम की उत्पत्ति। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति का मतलब है लाइसोसोम की बायोजेनेसिस कैसे हुई। रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से लाइसोसोम की उत्पत्ति हुई या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अधिकांश कोशिका वैज्ञानिकों मतलब साइटोलॉजिस्ट के मत के अनुसार लाइसोसोम का जन्म आरईआर से होता है, क्योंकि लाइसोसोम के एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम में होता है जो कि आरईआर पर लगे होते हैं। इसी से मुकुलित बड़ी होकर लाइसोसोम बनते हैं। इस बात को मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि ये अपने पास क्या है, ईआर, इसकी सतह पर राइबोसोम लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए, राइबोसोम लगे हुए हैं इसकी सतह पर। ठीक, इन राइबोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से क्या होता है, लाइसोसोम के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि ये जो ईआर है, आरईआर है, ये क्या बनी, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। इसके अंदर क्या होती है, बडिंग होती है। बडिंग होने के बाद एक वेहिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये जो वेहिकल्स है आगे जाके मिच्योर हो जाती है और मिच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहा गया है इन लाइनों में कि लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होती है एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के द्वारा होती है, और एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, आरईआर जो होती है, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के पास क्या होते हैं, राइबोसोम के पास जो होते हैं इसको संश्लेषित करने वाले लाइसोसोम के एंजाइम को संश्लेषित करने की क्षमता होती है। इसे लाइसोसोम के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लाइसोसोम के एंजाइम का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आरईआर के अंदर बडिंग हो जाती है और बडिंग के द्वारा एक वेहिकल का फॉर्मेशन होता है जो वेहिकल आगे जाके मैच्योर होकर लाइसोसोम के फॉर्म कर लेती है। तो इस तरह से आरईआर से लाइसोसोम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये किसने बोला है, नेविकॉफ नामक साइंटिस्ट ने बोला है। नेविकॉफ नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया था, गर्ल सिस्टम बताया था। ये जो गर्ल सिस्टम था उसी में हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फेगोसोम का फॉर्मेशन करती है और गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम या और सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ऑटोलाइसोसोम। इस तरह से पूरे कंप्लीट लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेविकॉफ के मतानुसार फेगोसाइटोसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन व भोजन कणों से बने फेगोसोम्स गति करते हुए गोल्जी बॉडी के संपर्क में आते हैं, तो इससे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्राप्त कर लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने गर्ल सिस्टम के अंदर देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आरईआर से राइबोसोम हट गए तो गोल्जी का मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और गोल्जी मेम्ब्रेन के अंदर
फॉर्मेशन होता है, और ब्लेबिंग की प्रक्रिया के द्वारा क्या बन जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। ब्लेब में क्या होता है, छोटे छोटे वेहिकल्स का फॉर्मेशन होता है और वो फ्यूज होकर क्या बना लेती है, एक कंप्लीट संरचना बना लेती है जिसकी प्राइमरी लाइसोसोम है। वहीं हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लैमेला है, जिससे क्या पिनोसाइटिक वेसिकल्स या फेकोसाइटिक वेसिकल्स बनते हैं। इन दोनों की फ्यूजन से क्या बन जाता है, आगे जाके लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं कि लाइसोसोम के अंदर हम बोल रहे कि कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेजिस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो कितने एंजाइम्स पाए जा सकते हैं, यहाँ पर 50 प्लस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। अब ये सभी प्रकार के 50 टाइप के जो एंजाइम जो होते हैं वो एक ही लाइसोसोम में नहीं पाए जाते, अलग अलग लाइसोसोम में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के एंजाइम। लाइसोसोम में 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक दीर्घ अणु मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का अपघटन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम एक ही लाइसोसोम में उपस्थित न होकर, अभी बताया था कि एक ही लाइसोसोम में उपस्थित न होकर यह अलग अलग लाइसोसोम में अलग अलग होते हैं। कौन कौन से एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में राइबोन्यूक्लियस व डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस दोनों ही प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। फॉस्फेटेज पाए जा सकते हैं, लाइपेज देखने को मिलते हैं, प्रोटीएज देखने को मिलते हैं, ग्लाइकोसाइडेज देखने को मिलते हैं, एंड सल्फेटेज आदि प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें से अधिकतर एंजाइम्स अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम में अधिक सक्रिय होते हैं। इसी कारण लाइसोसोम के समस्त एंजाइम को सम्मिलित रूप से एसिडिक हाइड्रोलाइज कहते हैं। अगर एसिडिक मीडियम होंगे तभी ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए वहां पर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पंप जो है उसको लगाकर लाइसोसोम का जो पीएच है वो उसको क्या बनाया जाता है, एसिडिक बनाया जाता है, ताकि ये जो जितने भी एंजाइम है वो एक्टिव रहे, और सारे ही एसिडिक मीडियम के अंदर एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा सकता है, एसिडिक हाइड्रोलाइजेस कह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं इसके फंक्शन भी आज ही करवाऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम एक और पार्ट लेके आ जाएंगे, पार्ट 2, जिसके अंदर हम लाइसोसोम के सारे फंक्शंस पढ़ लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।